स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं टाटा एनर्जी एंड रिसोर्सेज फंड के बारे में, और बातचीत हो रही है फंड मैनेजर सतीश मिश्रा से। सीमेंट को क्या आप मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कोर थीम है? क्योंकि जब आप इंफ्रा के तहत उसको मान रहे हैं तो बहुत सारी और चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन है, रोड है, इधर उधर की चीज़ें हैं, लेकिन आपने सीमेंट को लिया, यानी कोर को पकड़ लो तो सब कुछ आ गया। मतलब सीमेंट तो यूज़ करना ही पड़ेगा आपको, इंफ्रा का नाम लेते ही सीमेंट आ गया। क्या ये थीम रखी है आपने? और प्लस इसमें ये भी समझाइए कि इस वक्त इसमें पूरा इंडस्ट्री एक रिस्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजर रही है, वो बताइए हमें। नहीं, नहीं, बिल्कुल, डेफ़िनेटली। तो मैं 2 मेन थीम मानता हूँ इस सेक्टर के लिए। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि डेफ़िनेटली हम लोग को दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रोड हर जगह। दूसरा, हाउसिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थीम, जब आप सीमेंट की बात करते हो। एंड बेस्ट पार्ट है कि अगर आप हाउसिंग की बात करते हो, तो इट हैज़ 2 पार्ट, या तो अर्बन या तो रूरल। अर्बन में पोस्ट रेरा काफ़ी कुछ सिम्प्लीफाई हुआ है, और इसीलिए आप देखोगे सारे लिस्टेड रियल एस्टेट प्लेयर्स की आप कमेंट्री भी सुनो, तो दिस सेक्टर इज़ कमिंग आउट फ्रॉम अ डाउन साइकिल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और आउटलुक बहुत अच्छा है। दूसरा एक पॉजिटिव है फ्रॉम द रूरल साइड, जैसे मैंने बताया कि अगर आप ग्राम प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, तो जितना घर बना है, उससे ज़्यादा घर बनने की प्लानिंग है। तो कहने का मतलब है कि सीमेंट को जिस 2 सेक्टर से सपोर्ट मिलता है, प्रॉपर्टी एज़ वेल एज़ इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दोनों से बहुत अच्छा कम्फर्ट मिल रहा है। एक अनदर रीज़न है, तो एक्चुअली वॉल्यूम ग्रोथ पे तो एब्सोल्युटली देयर इज़ नो क्वेश्चन मार्क। जिस तरह से हम लोग एनर्जी को बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल है, आप जीडीपी के साथ मल्टीप्लायर ऐड कर दो मोर देन 1, सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे अगर आप सीमेंट सेक्टर के कुछ रॉ मटेरियल देखो, तो दैट इज़ लिंक्ड टू फ्यूल पार्ट, ठीक है? तो कई बार अगर आप एनर्जी और सीमेंट को एक साथ पोर्टफोलियो में लेके चलते हो, तो आप देखोगे कि वोलेटिलिटी इन ओवरऑल अर्निंग विल बी लेस, क्योंकि अगर वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो इधर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो ग्रोथ में कोई चैलेंज नहीं है, और आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसीलिए मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट पोज़ीशन देता हूँ सीमेंट को इन माय फंड। दैट इज़ फर्स्ट। सेकंड, डेफिनिटली ये जो पूरी मर्जर एंड एक्विजिशन चल रही है, मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन और अच्छे से भी होगा। In fact, in some of the reason I expect there will be more cases for consolidation. But the best part is कि जो भी players इसमें involved हैं, they are always very focused on efficiency and building a profitable business. तो मुझे लगता है कि मे बी थोड़े समय के लिए हम लोग को दिख सकता है कि there will be pressure in terms of margin and all. बट ये दोनों काफ़ी लॉन्ग टर्म और सीरियस प्लेयर हैं, जो अभी काफ़ी एक्टिव हैं इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन। एंड इस सेक्टर में एफिशिएंसी इंप्रूव करने की बहुत रूम है, ठीक है? जैसे अगर चाहे आप लॉजिस्टिक के पर्सपेक्टिव से देखिए, चाहे एनर्जी कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से देखिए, तो मुझे लगता है कि मे बी वंस दिस कंसोलिडेट, काफ़ी कुछ हो चुका है, मे बी थोड़ा बहुत और समय तक चलेगा। बट उसके बाद आप देखोगे फोकस विल शिफ्ट टू हायर एबिटा पर टन, मोर देन इंक्रीजिंग कैपेसिटी। या दैट्स इंटरेस्टिंग। एक एक सवाल और इसमें, सीमेंट कंपनियों के लिए क्या ईएसजी कंप्लायंस आने वाले समय में एक इशू बनेगा? देखिए, मुझे लगता है कि ईएसजी इन जनरल पूरे इंडिया पर्सपेक्टिव से, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप थर्मल जनरेशन की बात करो, आज से 3-4 साल पहले देयर वाज़ अ पीरियड जब ऐसा लगने लग गया था कि शायद कोई थर्मल बेस्ड कैपेसिटी आए ही ना, कोल बेस्ड पावर जनरेशन, जब ईएसजी के बारे में बहुत कुछ बात हो रहा था। बट द पॉइंट इज़ कि द करंट रियलिटी इज़ इंडिया में एनर्जी कंजम्पशन इज़ इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, और हर साल आप देखोगे जो पीक डिमांड रहता है, दैट इज़ इंक्रीजिंग, एंड देयर इज़ नो रीज़न टू एक्सपेक्ट कि ये यहाँ से फर्दर वाइडन क्यों ना हो। तो मुझे लगता है कि जब आप इंडिया में अभी आप फॉर एग्जांपल आप पावर जनरेशन की एवरी क्वार्टरली कमेंट्री सुनिए, तो नाउ ऑलमोस्ट 1 न्यू कोल बेस्ड पावर जनरेशन की बात हो रही है इन एवरी क्वार्टर। तो मुझे लगता है कि ये ईएसजी वाली स्टोरी थोड़ी-सी रिलेटिवली कम हो गई है, एंड नाउ फोकस विल बी ऑन ऑल दीज़ सेक्टर्स। इन फैक्ट मेटल्स में भी, स्टील में आप देखोगे, नॉट ओनली सीमेंट। तो ऑल दीज़ कंपनीज़ proactively will try to reduce their CO2 emission, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसमें प्रेशर क्रिएट करेगी। और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी बड़े-बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एक्टिव हो गए थे। जैसे अगर आप सीमेंट सेक्टर में देखेंगे, जो लार्जर प्लेयर्स हैं वर्सेस द स्मॉलर प्लेयर्स, लार्जर प्लेयर्स ऑलरेडी वेस्ट हीट रिकवरी और इन सब में काफ़ी एक्टिव थे फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स, जबकि स्मॉलर वाले उतने नहीं थे। तो इसलिए जैसे मैंने एक टीम बोला कि एक बार ये कंसोलिडेशन हो जाएगा, फिर आप देखोगे एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी।
तो मुझे नहीं लगता है कि ईएसजी चैलेंज क्रिएट करेगी इन सेक्टर्स के लिए। एफिशिएंसी एक की ड्राइवर आने वाले समय में होगा। एक तीसरा सेक्टर आपने रखा सिक्लिकल का। सिक्लिकल में एक जो केमिकल वाला सेक्टर, वो एग्रो केमिकल हो या ब्रॉड बेस्ड जेनरिक केमिकल हो, इसमें मुझे दो चीज़ समझाई। एक तो जैसे बहुत डंपिंग करता है चाइना वाले, तो उससे प्राइसिंग हमेशा डिस्टॉर्ट रहती। तो अगर बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर वाली जैसे सबसे बड़ी वाली कंपनी, वो हमेशा परेशान ही रहती क्योंकि उनकी प्राइसिंग ही नहीं कंट्रोल में आ रही। दूसरे जो है डोमेस्टिक फोकस में है और उसमें भी एग्रो केमिकल में है, उसमें भी एक ऐसा है कि जो चाइना से माल बनवा के यहाँ बेचता रहता है। तो कैसे आप चुनते हैं कंपनी? नंबर एक। नंबर टू, सिक्लिकल में इन जनरल साइकिल कैसे पकड़ते हैं आप कि ये किस साइकिल के किस जगह पे है ये? नहीं, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन और बहुत टफ है। तो मैं इस तरह से आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप केमिकल्स की बात कीजिए, तो पॉइंट है कि जिस तरह का केमिकल में बूम आया ड्यूरिंग 2018-19, एंड मोस्टली उस समय जो ये पूरी तेजी आई थी, दैट वाज बिकॉज चाइना में कुछ कैपेसिटी क्लोजर्स हुए थे, ठीक है, जिसको हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक वीकली स्ट्रक्चरल बुल रन माना गया। बट दैट वाज नॉट द केस। नाउ इट इज वेरी क्लियर, पिछले 1.5-2 साल से जो हम लोग देख रहे हैं कि चाइना की कैपेसिटी वापस आ गई है, एंड नाउ देयर न्यू कैपेसिटीज आर मोर एफिशिएंट, हायर कैपेसिटीज, और इसीलिए सारे केमिकल प्राइसेस में करेक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें दिमाग से ये निकालना चाहिए जो वैल्यूएशन 18-19 में इन लोगों को मिला, द न्यू नॉर्मल विल बी कि वैल्यूएशन हैज टू नॉर्मलाइज। अगर कोई कंपनी 10-15% ग्रो कर रही है तो उनको वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से मिलना चाहिए। एंड माय बिलीव इज कि ये चाइना इज बैक और चाइना का वॉल्यूम अब रहेगा, ठीक है। तो दिस इज वन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। सेकंड, इवन आप केमिकल्स में भी देखिए, तो केमिकल्स में जैसे फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर एज अ सेक्टर, फर्टिलाइजर में आप देखोगे इट हैज वेरी लिमिटेड एक्सपोजर टू लिमिटेड इम्पैक्ट फ्रॉम चाइना, बट इट हैज मोर इम्पैक्ट फ्रॉम सब्सिडी पॉलिसीज एंड ऑल। तो इसका एक वेरिएबल काफी डिफरेंट है। सेम अगर आप स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर जाएंगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स में देखेंगे इट इज ऑल नॉट चाइना, ठीक है। चाइना के साथ एट द सेम टाइम आप किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो, किस तरह की केमिस्ट्री है। तो इवन केमिकल को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, द एग्री इनपुट या पेस्टिसाइड और कमोडिटी केमिकल्स। ये दोनों काफी कुछ चाइना से डिपेंडेंट होते हैं, जबकि फर्टिलाइजर एंड द स्पेशलिटी कंपनीज इनके वेरिएबल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी नॉर्मली कॉल ऐसा रहता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी आप बोलो कि एग्रो केमिकल्स या कमोडिटी केमिकल्स में जो सिचुएशन है, दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज फ्रॉम लास्ट 1.5 years। नॉर्मली अभी आप कमेंट्री सुनेंगे डिफरेंट प्लेयर से, तो दे से कि चैनल इन्वेंट्री अब काफी कम बची है। बेसिकली प्रॉब्लम इसलिए आया था क्योंकि दुनिया एक नॉर्मल डिमांड सप्लाई बैलेंस पे चल रही थी, एंड एट द सेम टाइम चाइना की न्यू कैपेसिटीज आ गई और चैनल में ओवर इन्वेंट्री हो गया। तो आप ये कभी पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि साइकिल बॉटम पे है, बट एटलीस्ट वी नो कि जो भी पेनफुल जर्नी थी 100% की, उसमें यू आर डेफिनेटली 70-80% यू हैव क्रॉस दैट। और एक मैंने और अप्रोच बताया कि सिक्लिकल्स में मेरा बड़ा क्लियर अप्रोच रहता है। आई एम ट्रैकिंग दीज सेक्टर्स फॉर लास्ट मोर देन 16-17 years नाउ। अगर आप सिक्लिकल्स में 3-6 महीने में सही जा रहे हैं तो ये आपका लक है, ठीक है। लेकिन आप अपना पोर्टफोलियो बना के 3 साल के हिसाब से सही जाने का अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली ये मेटल की साइकिल कितना लंबा चलती? 5 साल, 8 साल, 10 साल? देखिए नीरज जी, पहले ये सब साइकिल्स बड़े लंबा हुआ करते थे, ठीक है। अर्निंग पर्सपेक्टिव से अभी भी थोड़े लंबे हैं, लेकिन अब शेयर प्राइस पर्सपेक्टिव से उतने लंबे नहीं बचे हैं। जिस तरह की लिक्विडिटी सिस्टम में आ रही है, तो कई बार आप देखोगे कई मेटल्स की कंपनी की अर्निंग शायद इंप्रूव ना हो अगले 1-1.5 साल तक, लेकिन बीच में साल भर के अंदर 2 बार लिक्विडिटी ड्रिवन रैली आ जाती है। तो पॉइंट है कि जो हमारा कन्वेंशनल थॉट था, किसी सेक्टर पे आप नेगेटिव जा रहे हो एंड यू रिमेन नेगेटिव फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, वो अब चेंज करने का जरूरत है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर सिस्टम में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है, तो एट अ टाइम किसी वैल्यूएशन पे जिस सेक्टर में अर्निंग आउटलुक बहुत अच्छा नहीं है, लोग उसको भी थोड़ा खरीदने लग जाते हैं। इसीलिए आप इन करेक्ट। जनरल नॉट मेटल्स, आप देखोगे जितने भी सेक्टर्स हैं, सब में 4-6 महीने में एक बार एक छोटी सी रैली आ जाती है। तो स्टॉक प्राइस वाइज द साइकिल हैज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। अर्निंग वाइज अभी भी आप कह सकते हो कि 3 साल या इस टाइप की साइकिल्स हैं। सतीश जी, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा रही और बहुत मज़ा आया। मुझे हम लोगों को लगता है कई बार ना कि जो हम लोग पढ़ के आए थे वैल्यूएशन के मैट्रिक्स, ये लिक्विडिटी ना गिने सब गड़बड़ा दिया। अब नए तरीके से पढ़ना पड़ता है कि कुछ भी हो जाए और अचानक से
चीज़ें बदल जाती हैं। बहुत बहुत मज़ा आया सर बात करके आपसे, और तीनों ही थीम आपने समझाई हमें बहुत अच्छे से, दर्शकों को जो लोग इन्वेस्टेड हैं या जो इस तरह के फंड में पैसे लगाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू नीरज जी, धन्यवाद। तो अगले हफ्ते एक और नए फंड और नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी फायदेमंद फंड्स में। इस हफ्ते के लिए इतना ही, नमस्ते।